हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन में अगर आप लगे हैं तो आपके एग्जाम में तो हिंदी आनी है। अब हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है, आज तक क्या प्रश्न पूछे गए हैं, सब कुछ आपको संपूर्ण मैराथन में दिया जा रहा है। वन शॉट क्लिक में आपको पूरा प्रीवियस ईयर दिया जा रहा है और कंप्लीट पेपर आपको आज से 5 साल पहले से जितने पूछे गए होंगे क्वेश्चन उनको देखा गया है और पूरा एनालिसिस करके आपको दिया जा रहा है। इससे आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ, हिंदी ऐसी आती है और ऐसे हमें पढ़ना है। और अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम में प्रीवियस ईयर अगर रिपीट होगा तो आपको यहीं से रिपीट होगा। अगर आपको क्लास किसी के माध्यम से मिली है तो आप सबसे पहले पूरी क्लास देखिएगा, फिर बात करते हैं कि आपको दोबारा क्लास देखनी है या चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला हिंदी जानेंगे। हिंदी के पूरा सिलेबस अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो आप पूरे सिलेबस को आप समझ जाएंगे। पूरे सिलेबस के साथ आप क्वेश्चन के लेवल को समझ जाएंगे कि क्वेश्चन आज तक एग्जाम में कैसे आए हैं और आपके एग्जाम में कैसे मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई बुक की जरूरत नहीं होगी, यहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपका हिंदी का फुल पैक वीडियो मिल रहा है, इससे बाहर नहीं मिलने वाला है। अब आपकी पहले ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया, या आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अब देखिएगा, 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 या 11 सितंबर 1955 एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 14 सितंबर 1949 को क्या है, राजभाषा घोषित की जाती है हिंदी। अगर पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। 2 क्वेश्चन यहां से आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा जा रहा है, ध्वनि होगा, शब्द होगा, वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा। अब लघुत्तम इकाई पूछा है, यहां पे अगर ध्वनि न दे करके अगर आपको वर्ड दे देता तो आप क्या करते, अगर वर्ड देता तो आपको वर्ड लगाना था। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, वर्ड और ध्वनि में कौन सबसे लघुत्तम होगी तो ध्वनि होगी। ध्वनि होगी तो आपको बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो इसमें मिला है ध्वनि है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है, ध्वनि होता है। अगर आपके एग्जाम में दोबारा प्रश्न पूछा जाता है, अगर ध्वनि के स्थान पर वर्ड दे दिया जाता है तब आपका वर्ड जो है सही हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ड और ध्वनि दोनों दिए गए हैं तब आपका ध्वनि ही सही होगा। तो सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। अब देखिएगा, एक बेसिक क्वेश्चन जो हिंदी से बने थे अभी तक उनको मैं बता रहा हूं। अभी आपको पूरे चैप्टर, आपको एक एक चैप्टर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370। बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो हिंदी राजभाषा है। आपसे पूछा जाए हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है तो हिंदी सर राजभाषा है। अब अनुच्छेद 343 के तहत इसे राजभाषा माना गया है। अगर पूछ ले सर क्या होता है तो इसमें अनुच्छेद 343 कहता है संघ की भाषा हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद 343 हिंदी को उल्लिखित करता है कि राजभाषा हिंदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है। देखिएगा, अभी हमने आपको क्या बताया था कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। यह अनुच्छेद 343 कहता है और हिंदी के बारे में कहता है। यह बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है। ये एग्जाम में आपके प्रश्न बन चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा, हिंदी होगा या नेपाली होगा, मराठी होगा या उर्दू होगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हिंदी की भी लिपि देवनागरी होती है, नेपाली की भी लिपि जो होती है देवनागरी
देवनागरी होती है, मराठी की भी लिपि आपकी देवनागरी हो जाती है, जबकि उर्दू जो होता है, उर्दू की लिपि आपकी देवनागरी नहीं होती है। आखिर उर्दू की लिपि कौन हो जाती है? जब आप सर्च करेंगे तो आपको नस्तालीक करके मिलता है। आपको जब गूगल पे आप सर्च करते हैं तो उर्दू की लिपि नस्तालीक करके मिलेगी, लेकिन आखिर उसका उत्पत्ति किससे हुआ है? तो अरबी फारसी से हुआ है। किससे हुआ है सर? अरबी फारसी से हुआ है। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, कौन सा आता है सर? देवनागरी लिपि जो होती है यह कैसे लिखी जाती है? तो दा से देवनागरी होता है, तो दाएं से बाएं आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? दाएं से बाएं, बिल्कुल नोट कर लो, सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाएगी? दाएं से बाएं लिखी जाएगी। अब देवनागरी लिपि जो होता है ये तो समझ में आ गया कि सर हिंदी की लिपि देवनागरी, नेपाली की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी। उर्दू की लिपि कौन सी अगर बात कर लें तो नस्तालीक लिपि हमने बताई, हिंदी फारसी का रूप होता है। लेकिन एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, सर खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? एक प्रश्न पूछा जाएगा कि खरोष्ठी लिपि कौन सी लिखी जाती है? तो एक खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती है जो बाएं से दाएं होती है। क्या होती है आपकी? बाएं से दाएं होती है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अब रामचरितमानस जो है के रचनाकार कौन होते हैं? तुलसीदास जी होते हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? यह भी प्रश्न आ चुका है। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। पूछा क्या गया कि साहित्यिक रचना है ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, मगही में या मैथिली में? बताइएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन दीजिएगा उत्तर। तो अवधी भाषा में बिल्कुल आपकी रामचरितमानस की साहित्यिक रचनाएं हो जाती हैं। ये आपको कंप्लीट वीडियो दिया जा रहा है। इससे अब यहाँ से वर्णमाला आपकी शुरू हो रही है। 5 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हिंदी से थे जो आपके एग्जाम में बन चुके हैं और बनेंगे। अब देखिएगा, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला शब्द के समूह को कहेंगे, वर्णों के संकलन को कहेंगे, शब्द गणना को कहेंगे, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे? बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे आप सुने होंगे मोतियों की माला, तो मोतियों उसमें मोती होते थे, तो सर वर्णमाला होता है। तो सर वर्ण में क्या होता है? वर्णों की माला होती है। तो वर्ण में कौन कौन होते हैं सर? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? काफी अच्छा प्रश्न है। 10, 11, 12, 13 ये सभी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। अब यहाँ पे कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। अब कुछ लोग जो बचपन में पढ़े होंगे वो 13 लगा रहे हैं, वो गलत हो जाएंगे। आप पहली बार पढ़े हो तो क्या हो जाएगा? 11 स्वर होते हैं। हिंदी की बात करते हैं, कुल 11 स्वर होते हैं। नोट कर लो, हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। स्वर क्या होते हैं सर? स्वतंत्र होते हैं या किसी पर आश्रित नहीं होते। जैसे बचपन में पढ़ाया गया था आपको अ, आ, इ, तो ये सभी स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। अनुस्वार किसका कार्य करता है? बताइएगा। अनुस्वार जो होता है यह किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, या पंचम अक्षर का, या स्वर का? बताइए। काफी अच्छा प्रश्न है आपका कि अनुस्वार जो है यह किसका कार्य करता है? तो अनुस्वार जो है 5वें अक्षर का कार्य करता है। जो काफी अच्छा प्रश्न आपका बन जाता है कि पंचम अक्षर का यह कार्य करेगा, और यह आपके एग्जाम में 2 से 3 बार प्रश्न आ चुका है। तो पंचम अक्षर का कार्य कौन करेगा? यह अनुस्वार करता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ लिखते हैं, जैसे कुछ मान लो संधि लिखते हो आप, तो संधि आपको ऐसी चीजें बताई जाएं जो आपको यूज होनी हिंदी में। अब जैसे संधि लिखी है, अब आप इसे क्या करोगे? सर ऐसे भी तो संधि लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो सर इसमें क्या हुआ? पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ, तो पंचम अक्षर जो ना था ये क्या बन गया? आपका अनुस्वार बन गया। तो वही चीज तो पूछा जा रहा है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो पंचम अक्षर का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। ये बीएड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया।
लोग कंफ्यूज हो गए और गलत करके भी आए। यहाँ पे पूछा गया था कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। अब 44 होंगी या 33 होंगी या 52 होंगी या 48 होंगी। इससे पहले मात्र आपको 18 से 20 मिनट का वीडियो वर्णमाला का मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, पूरा वर्णमाला आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे आप प्रीवियस ईयर में हमने पूरा वर्णमाला कवर कर दिया है, लेकिन आपको विस्तृत अगर पढ़ना है तो आपको 17 से 18 मिनट के वीडियो से आप कवर कर सकते हैं। अब देखिएगा कुल वर्ण लिपियों की अगर बात की जा रही है तो कितनी होंगी, तो कुल वर्ण लिपियां आपकी 52 हो जाती हैं, जिसमें स्वर कितने होते हैं सर, स्वर आपके कुल कितने होते हैं सर, स्वर 11 होते हैं, या भी नोट कर लेना, अभी हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, या र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं। या र ल व व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। काफी अच्छा प्रश्न है। ये सभी तो चारों प्रश्न ये आपको अलग अलग करके एग्जाम में मिलेंगे। अब देखिएगा या र ल व जो होता है या आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, चारों प्रश्न ये अलग अलग पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप चारों याद कर लीजिए या र ल व, तो ये अंतस्थ व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अल्प प्राण क्या होता है सर, अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो मुख से वायु जो होती है कब निकले, खा से निकलेगी, गा से या घा से या भा से। अब यहां से आप नोट कीजिए अल्प प्राण का आखिर होगा क्या, तो अल्प प्राण नोट कीजिए सर, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। तो पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर क्या होगा, अल्प प्राण होंगे। जैसे सर बता दो, तो सर का जैसे होता है, सर का होता है, खा होता है, सर खा, ख, ग और यहाँ पे घा हुआ, फिर आपका ये क्या पांचवा अक्षर हुआ। ठीक है, इसी तरह आप चा करके यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसी तरह आप क्रम चलता रहेगा। लेकिन अब क्रम जो चलेगा आपका, तो ये जो पहला अक्षर है, तीसरा अक्षर है और पांचवा अक्षर है, तो पहला तीसरा अक्षर जो ये आपके होंगे, ये सभी आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो सर पहला तीसरा पांचवा कौन कौन से होते हैं सर, पहला तीसरा पांचवा, तो देखो तीसरा मिल गया, तो अल्प प्राण कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने उत्तर दिया वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। यहाँ पे एक महाप्राण पूछा जाएगा, तो पहला तीसरा पांचवा हमने बता ही दिया कि सर अल्प प्राण होते हैं, और महाप्राण पूछ ले तो दूसरा और चौथा याद कर सकते हो, ट्रिक याद कर लो। और क्या, महाप्राण की 24 और अल्प प्राण की 135, तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए आए का उच्चारण स्थान है, बताइएगा। ए आए का उच्चारण स्थान है नासिक, मूर्धन्य या ओष्ठ या कंठतालब। हमने कल बताया भी था, इस क्लास ली थी जिसमें, तो आधन ई जो आपका होता है ए हो जाता है। तो सर ए का उच्चारण क्या होता है सर, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। सर आ का उच्चारण स्थान पूछ ले कभी तो क्या लगाओगे, कंठ होता है। सर ई का क्या होता है सर, तालु होता है। तो अब हम आपसे पूछ लें, आधन ई जो है ये क्या बना, ए बना, और जब आधन ई ए बनता है तो ये क्या हो जाएगा, कंठ तालु हो जाएगा। तो ए और आए अगर दोनों पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एक कंठ तालु का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप इस क्लास को पूरा अगर नोट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा, श ध्वनि कौन सी है। अब देखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है, यहाँ से 3 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। अब देखिएगा श जो आया जाता है, तो ये आपका सा अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये तालु से बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु से होता है। सर ये तो प्रश्न पूछा जा चुका है 4 से 5 बार, लेकिन इसके अलावा सर कौन सा पूछा गया है, तो सपेरा वाला सा अगर पूछा जाए तो उसका उच्चारण स्थान आपका क्या पूछा गया है, तो दंत सा होता है। सर सपेरा वाला सा जो होता है वह दंत से उच्चारण होता है, दांत से उच्चारण होता है, जबकि तालु से उच्चारण स्थान जो होता है इस सा का होता है। और मूर्धन्य की बात करते हैं अगर, तो मूर्धन्य का जो होता है षटकोण, ऐसे आप याद कर सकते हैं। सर ये सा अगर पूछा जाएगा तो आपका मूर्धन्य सा हो जाएगा, दंत सा ए हो जाता है, और तालु जो होता है ए वाला सलजम वाला हो जाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस में तो मिलेंगे, इसीलिए कहें फुल पैकेज है आपको। आप जितना बुक से 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे तब जाके इतना कंटेंट आपको क्लियर होगा। अब तालव्य ध्वनि कौन सी, बताइएगा। च छ ज झ या पावर्ग या तावर्ग, इसे आप तावर्ग बोलते हैं। अगर इसमें ता न लगा दो, 5वां अक्षर और लगाते चले जाओ तो इसे चावर्ग
वर्ग बोलोगे, इसे पावर्ग बोलोगे, इसे तावर्ग बोलोगे, इसे टावर्ग बोलोगे। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है सर, तालु ध्वनियां बतानी है जिनका तालु से उच्चारण होता है। तो चा वर्ग जो आपका होता है इनका तालु से उच्चारण होता है। लेकिन यहां से एक प्रश्न एग्जाम में और पूछा गया है, सर चा वर्ग को और क्या कहा जाता है? तो चा वर्ग को जो है आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपको कहा जाता है। बिल्कुल नोट कर लो, स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाएगा? चा वर्ग को कहा जाएगा। तो यहां से ए आपका प्रश्न बन जाता है। लेकिन और कैसे क्या पूछा जाएगा? सर ता वर्ग अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? ता वर्ग आपका पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा ये बताओ? ता वर्ग जो आपका हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होगा? दांत से होता है। और अगर बात करते हैं टा वर्ग के उच्चारण स्थान की तो टा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? किससे उच्चारण होगा? मूर्धन्य से होगा। ये सभी नोट कर सकते हो आप। टा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य से, ता का उच्चारण स्थान दांत से होता है। और आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछ ले तो आपका चा वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। अभी हमने अंतस्थ व्यंजन की बात की थी जिसमें या रा ला वा की बात की थी। अब ऊष्म व्यंजन की बात कर रहे हैं तो शा 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 हा। तो ये क्या कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखिएगा, प्रकंपी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन। देखिएगा तो इसमें आपका जो होता है आपका एक कौन हो जाएंगे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपको ऑप्शन में भी मिल सकता है, तो अगर ऊष्म व्यंजन मिले तो ऊष्म लगा देना, अगर ऊष्म संघर्षी व्यंजन मिले तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्प विराम का चिन्ह है। देखिएगा अल्प विराम से क्वेश्चन, अर्ध विराम से क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिएगा अल्प विराम जो होता है अल्प विराम चिन्ह है, इसमें कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन अल्प विराम के साथ और कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है? अर्ध विराम पूछा गया है। यह एग्जाम में अब की बार भी प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। तो अर्ध विराम जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। अल्प विराम अर्ध विराम में कंफ्यूज मत होना। अगर बात करते हैं सर शब्दों को शॉर्टकट किया जाता है, जैसे डॉक्टर लगा दिया जाता है, तो सर ये वाला चिन्ह कौन सा होता है? तो ये लाघव होता है। कौन सा चिन्ह होता है? या भी आपके एग्जाम में प्रश्न बना है तो लाघव चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तुम कब आओगे, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा बताइएगा? अच्छा प्रश्न है। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक या उपविराम या कोष्ठक का प्रयोग होगा? तुम कब आओगे, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रश्न ही लग रहा है, तो क्या है? तुम कब आओगे तो प्रश्नवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? रचना की दृष्टि से पूछा जा रहा है, शब्द का भेद नहीं है। रचना के आधार पर शब्द का भेद पूछा गया था एंट्रेंस एग्जाम में। बहुत लड़के परेशान हुए, जो लोग एग्जाम देने गए थे एग्जाम से निकले, पूछे रचना के आधार पर शब्द क्या होते हैं? आप बुक में ढूंढेंगे, काफी मेहनत करेंगे, तो आप नोट कर लो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? सर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूढ़ शब्द होता है। नोट हो गया? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 शब्द होते हैं सर। तो रचना के आधार पर कौन सा भेद नहीं है तो आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। बाकी रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ जो होते हैं रचना के आधार पर 3 शब्दों के भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा 20 नंबर का रूढ़ शब्द। लगभग हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं इतनी देर में, तो निम्न में कौन सा रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द हमने बताए। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? सर आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था पशु, तो पशु कौन सा है? मतलब जो रूढ़ शब्द वह होते हैं जो एक ही अर्थ देते हैं और उनको अलग करने पर कोई अर्थ न निकले, तो क्या हो जाएगा? जैसे रूढ़ शब्द क्या है? पशु है। जल दे दे तो जल क्या हो जाएगा? सर एक ही अर्थ दे रहा है, सर रूढ़ शब्द हो जाता है। और आपसे और क्या पूछा गया? इसमें क्या पूछा गया है सर? अब यहाँ पे पूछा गया था आपका कमल, तो कमल क्या है? रूढ़ शब्द है। अगर आप कमल को अलग कर दोगे तो क्या कोई अर्थ देगा? तो कोई अर्थ नहीं देगा। तो जो कोई अर्थ नहीं देते वह रूढ़ शब्द होते हैं। तो सर यहाँ पे कमल जो है यह आपका रूढ़ शब्द हो जाता है। अगर पंकज की बात करते हैं, सर पंकज क्यों नहीं होगा रूढ़ शब्द? तो पंकज जो योग रूढ़ हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरा अर्थ दे
रहे हैं। योगरूढ़ शब्द वह होते हैं जो शब्द तीसरा अर्थ दे दें। तीसरा अर्थ कौन दे देंगे सर? पंकज जो है ये तीसरा अर्थ दे रहा है, पंकज अर्थात कमल होता है, तो योगरूढ़ क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। विद्यालय शब्द तो विद्याधन आलय दोनों का यौगिक शब्द जो होते हैं, अभी हमने क्या बताया था? यौगिक बताया था। तो यौगिक शब्द वह होते हैं जिनको शब्दों के अलग करने पर जो है दोनों का अर्थ निकले। तो विद्याधन आलय दोनों का है, मतलब विद्या का निवास जहां, आलय मतलब जाया जाता है। और जलज क्या हो जाएगा? जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल हो जाएगा। तो आपको तीनों के अर्थ तो निकल रहे हैं भाई। तो अगर यहाँ पे जो है आपसे यौगिक शब्द पूछे तो विद्यालय बता देना, अगर आपसे पंकज पूछे तो योगरूढ़ शब्द होता है, आपसे कमल पूछे तो रूढ़ शब्द होता है, आपसे जलज पूछे तो क्या हो जाएगा? योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। पूरा रचना के आधार पर शब्द के भेद आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन जो आपका है कि अज स्त्रीवाचक शब्द बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न तो आया है, लेकिन इसके साथ एक प्रश्न और आया है कि सुत शब्द जो होता है, जैसे सुत शब्द आपके एग्जाम बीएड एंट्रेंस में आ चुका है कि सुत में कौन सा प्रत्यय जोड़ें जो स्त्रीवाचक बन जाए। कुछ लोग क्या होते हैं ई लगा के चले आते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो वहां पर आपको क्या करना है? आ प्रत्यय लगाना है। तो चाहे सुता पूछ ले, चाहे सुत लगा के पूछ ले, चाहे अज पूछ ले, ये दोनों प्रश्न में आपको आ प्रत्यय लगाना है। तो सुत में, अज में, दोनों में आ प्रत्यय लगेगा और स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? बताइएगा। जापानी या चीनी शब्द या फ्रांसीसी शब्द या पुर्तगाली शब्द? काफी अच्छा प्रश्न है, 1 से 2 बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अब काजू की बात करते हैं, काजू शब्द का संबंध किससे होगा? तो काजू जो आपका होगा यह पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। सर काजू तो पूछा जा चुका है कि पुर्तगाली शब्द है, लेकिन पुर्तगाली शब्द से और कौन प्रश्न आ चुका है? तो आपके एग्जाम में आलू पूछा जा चुका है। सर आलू किस भाषा का शब्द है? तो आलू भी आपका पुर्तगाली शब्द हो जाता है। कौन हो जाता है? आलू भी आपका पुर्तगाली शब्द हो जाता है। तो आलू और काजू ये दोनों आपके पुर्तगाली शब्द हो जाते हैं, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंख शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम क्या होता है सर? संस्कृत के शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा आप बताइएगा? आंख होगा, नैना होगा, दीदा होगा या अच्छी होगा? अब आपको जो बता दें संयुक्त व्यंजन वाले जितने मिलते हैं, जैसे छा मिल जाए तो ये सब क्या होते हैं? ये तत्सम शब्द हो जाते हैं। अगर अनुस्वार कहीं लगा मिल जाता है, अगर अनुस्वार कहीं लगा मिल जाता है तो अभी तत्सम शब्द का रूप हो जाता है। अब यहाँ पे आपको छा देख करके अच्छी ऐसे लगा देना था कि आपका तत्सम रूप हो जाएगा। तो अच्छी जो होता है तत्सम रूप होता है और अच्छी मतलब आंख होता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न अब की बार जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि आंख का पर्यायवाची क्या है, तो वहां पे अच्छी ऑप्शन में दिया था, तो वहां पे पर्यायवाची में भी आप इसको सही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, लाश किस भाषा का शब्द है? तुर्की शब्द, फारसी शब्द, संस्कृत शब्द या चीनी शब्द? बताइएगा किस भाषा का लाश जो है शब्द है। काफी अच्छा प्रश्न है और पूछा जा चुका है। तो लाश कौन सा शब्द होगा? गेस कीजिए एक बार कि कौन सा आपका शब्द हो जाएगा। तो लाश जो आपका है एक तुर्की भाषा का शब्द है। टर्की और तुर्की दोनों मिल सकता है, तो तुर्की भाषा का यह शब्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने उत्तर दिया वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। उत्पत्ति की दृष्टि से भी भेद आपसे पूछा जा चुका है और अब की बार भी प्रश्न बन चुका है। अब देखिएगा उत्पत्ति की दृष्टि से हमने बताया था अभी रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? सर 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योगरूढ़ होता है। तो सर योगरूढ़ तो आपको ऐसे मिल रहा है कि सर ये रचना के आधार पर होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा? तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज ये क्या होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हो जाते हैं। जबकि योगरूढ़ जो आपका हो जाएगा यह आपका उत्पत्ति की दृष्टि से भेद आपका नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है? देशज शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। खिड़की, कलाई, चरखा, तेंदुआ? बताइएगा खिड़की, कलाई, चरखा, तेंदुआ। काफी अच्छा प्रश्न है। तो चरखा जो आपका यहां पर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए खिड़की कैसा शब्द है? सर देशज शब्द है। कलाई कैसा शब्द है? देशज शब्द है। तेंदुआ कैसा शब्द है? एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, तो ये आपका देशज शब्द है। जबकि चरखा पूछा जाए तो चरखा कैसा आपका शब्द हो जाएगा? ये फारसी शब्द हो जाएगा। चरखा कैसा शब्द हो जाएगा? ये फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। पूछ ले चरखा तो फारसी लगा देना, तेंदुआ पूछ ले तो लगा देना देशज शब्द होता है
सर? क्या होता है? देशज शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाजार से किस प्रकार संज्ञा का बोध होता है? संज्ञा के भेद कितने होते हैं सर? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है। अब संज्ञा के भेद अगर पूछा जा रहा है तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं सर? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं या भी देख लो सर। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है और समूहवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक होती है और द्रव्यवाचक होती है। अब यहाँ पे संज्ञा के 5 भेद तो आप समझ गए। अगर आपके एग्जाम में जो है बाजार पूछा जाएगा तो समूहवाचक संज्ञा लगा के चले आना, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ और क्या पूछा गया है आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में पूछा जाए अंगूर, अंगूर पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? यह भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अंगूर इसलिए बता रहे हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्लास को देखने के बाद आप अपने प्रीवियस ईयर को हल कर लेना। पूरे प्रीवियस ईयर अगर नहीं सॉल्व हुए फिर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व हो रहा है। आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे कि हमने तो सब कुछ आपने पढ़ लिया इस क्लास को देखने के बाद। हिंदी के प्रीवियस ईयर को आप लगभग हम आशा करते हैं कि आप कंप्लीट कर चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन कि कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। अब बताइएगा, अभी हमने संज्ञा के भेद बताए थे 5 होते हैं। अब बता दो सर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? सर रमेश, सुरेश, दिनेश, अगर किसी का नाम मिल जाता है, व्यक्तियों के नाम पर्सनल मिल जाए तो वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक क्या होता है? पूरे मतलब उस संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है। संपूर्ण जाति का अगर बोध करा रहा हो तो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का की बात की जा रही है तो लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर उसमें लड़का में राहुल की बात कर दे तो राहुल आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, अगर व्यक्ति की बात की जा रही है। और भाववाचक संज्ञा क्या होता है सर? आपके एग्जाम में भाववाचक क्या क्या होता है? हरियाली पूछा जा चुका है। हरियाली में कौन सी संज्ञा है? तो हरियाली में भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाती है। लेकिन आपकी संख्यावाचक संज्ञा कोई भी नहीं होती, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यह भेद संज्ञा का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मीठा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी। 6 से 7 बार प्रश्न हम जब पूरा देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आया, तो 6 से 7 बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मीठा से भाववाचक पूछा जा रहा है। मिठास में अगर पूछ ले प्रत्यय कौन सा होगा, ये भी पूछा गया है प्रश्न। तो मीठा में से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? तो मिठास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले सर मिठास जो है तो यहाँ पे जो आपका प्रत्यय कौन सा होगा, तो देख लो प्रत्यय आपका आस होगा। क्या होगा? आस प्रत्यय होता है। ये देख लो, आस प्रत्यय अगर पूछा जाए मिठास में कौन सा प्रत्यय है? आस प्रत्यय होगा। जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे ये मिल जाएगा कि मिठास में कौन सा प्रत्यय है, तो आस प्रत्यय है। और मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मिठास बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वनाम के भेदों की संज्ञा कितनी है? सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद पूछा गया, 5 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे? 29 का उत्तर दीजिएगा। तो सर्वनाम के कुल भेद कितने हो जाएंगे सर? 6 भेद हो जाएंगे, 6 प्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, कोई किस प्रकार सर्वनाम का उदाहरण है? कोई किस प्रकार सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? अब देखिएगा ये 7वें चैप्टर पे आप चल रहे हैं। 30 क्वेश्चन में लगभग 7 चैप्टर हमने पढ़वाए और कई कंटिन्यू पूरी हिंदी को कवर कर रहे हैं। अब कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? आपके एग्जाम में प्रश्न बना था कोई आ रहा है तो कोई किस प्रकार का सर्वनाम होगा? तो भाई कोई आ रहा है अर्थात अनिश्चित निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वहां पर आ जाएगा। जैसे कुछ पूछ ले तो कुछ में भी क्या हो जाएगा? कुछ क्या पता कुछ क्या है, तो अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा। आप में सब में सर्वनाम क्या होगा? 2021 में यह प्रश्न बन चुका है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा, तो आप में सब में सर्वनाम क्या होगा? तो आप में सर्वनाम मतलब अपने आप कर लूंगा, तो प्रश्नवाचक होगा, निश्चयवाचक होगा, अनिश्चयवाचक होगा या निजवाचक होगा? बताइएगा यहाँ पर कौन सा सर्वनाम का उदाहरण आपका हो जाएगा? तो अपने आप कर लूंगा अर्थात निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी जो लोग उत्तर दे रहे हैं वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो करेगा सो भरेगा।
जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द में क्या है। अब देखिएगा तो यहाँ पे क्रिया विशेषण है या संकेतवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है या गुणवाचक सर्वनाम है। काफी अच्छा प्रश्न है ये, मतलब आपको एग्जाम में बार बार पता नहीं कौन सा क्या इनको इस क्वेश्चन से, इन सारे जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं इतना लगाव है इन प्रश्नों से कि बार बार आपको एग्जाम में ट्रेंड करने को मिल रहे हैं। और ये आपके मतलब आपको बता दें कि आप जब क्लास को एग्जाम में जाएंगे देख करके वहां से आपको इतना बेनिफिट मिलने वाला है कि उसके बाद आपको आ करके कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आए थे। अब देखिएगा कि जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ पे जो सो पूछा जाएगा तो संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। क्या करेगा, जो सोएगा सो भोगेगा, ऐसा भी मिल सकता है, जो करेगा सो भरेगा, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वनाम का भेद नहीं है। अभी हमने बताए थे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं सर, 6 भेद होते हैं। सर कौन कौन से होंगे, निजवाचक सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा और कौन होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन जो होगा गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता, गुणवाचक आपका विशेषण होता है। क्या होता है, गुणवाचक आपका विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं सर, विशेषता बताते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की क्या करेंगे, विशेषता बताएंगे। तो साड़ी आपकी क्या है, आपका देखिएगा साड़ी कौन सा हो जाएगा, तो साड़ी आपकी संज्ञा हो जाएगी। सर विशेषता कौन बता रहा है, सर नीला बता रहा है। नीली, काली साड़ी, पीली साड़ी, ये साड़ियां हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए साड़ी है तो काली साड़ी, पीली साड़ी, तो पीली, काली, नीली इसकी क्या है, विशेषता है। तो विशेषण क्या है सर, नीला है। तो पूछा जाता विशेषण कौन सा है, तो नीला विशेषण हो जाता है। लेकिन पूछा क्या गया, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है, बताइएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए, कोई काला है, कोई साड़ी पीली है, तो ये सब क्या होंगे, उसके गुण ही तो हैं, तो गुणवाचक विशेषण के आपके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है, बताइएगा। थोड़ा कैसा शब्द है, थोड़ा पानी देना, थोड़ा कैसा शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, प्रविशेषण है या क्रिया विशेषण है। 34 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा। आपका विशेषण पूछा जा रहा है, थोड़ा पानी देना, थोड़ा क्या हो जाएगा, बताइए। काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है आपका कि इसमें कौन सा हो जाएगा। तो थोड़ा आपका क्या है, मतलब आपसे पूछा, अभी हमने बताया था संज्ञा या सर्वनाम, इससे पहले देखो थोड़ा मांगा जा रहा है। ज्यादा पानी देना, थोड़ा पानी देना, मतलब अच्छा पानी देना, अच्छा, तो ये सब क्या हो जाता है, इसका विशेषता हो जाता। तो थोड़ा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां से पूछ लेता सर थोड़ा कैसा विशेषण हो जाता है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, एक परिमाण को बता रहा है तो परिमाणवाचक विशेषण पूछ ले तो थोड़ा हो जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका थोड़ा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया पूछा जा रहा है, कौन सा होगा, लिखना, हंसना, रोना और सोना, बताइएगा। जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो लिखना जो आपका होगा सकर्मक क्रिया का आपका उदाहरण हो जाएगा, जबकि हंसना जो है आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जबकि लिखना पूछ ले, पढ़ना पूछ ले तो सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, राधा से गाया नहीं गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि राधा से गाया नहीं गया कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, कर्तुवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। 36 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका भाववाची जितने निगेटिव आ जाता है कि राधा से गाया नहीं गया, पिताजी से चला नहीं गया, भाई जी से मतलब भाई जी को उठा, भाई जी से उठा नहीं गया, तो ये सब क्या हो जाते हैं, भाववाची होते हैं, ये भाववाची वाच्य हो जाते हैं। तो ये आप जैसे नहीं निगेटिव वाले आ जाते हैं तो भाववाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रमेश दौड़ रहा है, तो वाक्य में क्रिया कौन सी भाई, दौड़ रहा है तो क्रिया कौन सी है। तो आपको बता दें, चलना फिरना दौड़ना, चलना फिरना दौड़ना अगर आ जाए तो वहां अकर्मक क्रिया लगा देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीता पानी पीती है, इस किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। सीता पानी पीती है किस वाच्य का प्रयोग हुआ है, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है वह इस क्लास को 2 से 3 बार आप देख लेंगे, आपको पूरी हिंदी के कॉन्सेप्ट पता हो जाएंगे क्या आखिर पूछा जाता है। और जिनको प्राइवेट कॉलेज लेना है 2 बार देख लेना,
रिवीजन कर लेना, ऐसे चले जाना, आपको अच्छे नंबर हिंदी में आ जाएंगे। लेकिन ये है कि आप इस क्लास को देखने से आपको पूरा सिलेबस पता हो जाएगा, ओवरव्यू कि हाँ इस हिंदी से इतने प्रश्न आ रहे हैं, और प्रीवियस ईयर में जब आप बैठेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हम गारंटी ले रहे हैं इसकी कि आपको क्वेश्चन होते हुए दिखेंगे, हाँ हो रहे हैं। तो सीता पानी पीती है किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइएगा। तो सीता पानी पीती है कर्मवाच्य का उदाहरण आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी संधि का प्रकार नहीं है? संधि पर हम लोग आ चुके हैं। तो संधि का अर्थ क्या होता है सर? मेल होता है, योग होता है, मेल होता है। जैसे पहले दो राजाओं के बीच संधि होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है सर? वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो संधि क्या प्रकार नहीं है? तो सबसे पहले ये तो जान लो संधि के कितने प्रकार होते हैं सर? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। सर और क्या पूछा जाएगा? तो अनुस्वार संधि जो होता है यह इसका प्रकार नहीं होता। क्या होगा? अनुस्वार संधि कोई संधि का प्रकार नहीं होता। ये 3 ही प्रकार होते हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पावक में संधि विच्छेद कौन सा होगा? पावक में पूछा जा रहा है संधि विच्छेद कौन सा होगा? पावक में संधि पूछी जाएगी तो स्वर संधि का उदाहरण होगा। क्या होगा? स्वर संधि का उदाहरण होगा। सर पावक किसका होगा? सर पौधन अक होगा या पोधनक होगा, पाधनक होगा या पधनक होगा, बताइएगा। तो पोधन अक जो लोग उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, स्वागतम में संधि है। अब ये संधि आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से शायद आपको ये संधि प्रीवियस ईयर हमने बता दी, लेकिन करना क्या, प्लेलिस्ट में जाइए, उस पर आपको 20 से 22 मिनट का आपको संधि का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपकी पूरी संधि ट्रिक वाइज और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रखे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब स्वागतम में संधि बताना है आपका कौन सा हो जाएगा। आपको हमने वहाँ पे बता रखा है या हो, रा हो और वा हो, ला हो। मतलब ये इसके पहले अगर शब्द के सेंटर में अगर ये वा आ जाता है, मतलब उसके पहले अगर आधा व्यंजन आ जाए, वा अगर आ गया या रा आ गया, तो स्वागतम में आप ऐसे नोट कर सकते हैं सर आधा व्यंजन क्या है? यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महोत्सव में संधि विच्छेद चुनिएगा। महोत्सव का संधि विच्छेद चुनिएगा तो विच्छेद क्या होता है सर? विच्छेद ये होता है अलग कर देना, और संधि क्या होता है सर? जोड़ देना। संधि जोड़ देना, विच्छेद अलग कर देना। तो महोत्सव में संधि विच्छेद पूछा रहा है तो महाधनोत्सव आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर महोत्सव में पूछ ले तो सर क्या होगा? गुण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। ये आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है और बना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महोत्सव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक का संधि विच्छेद बताइएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद बताना है। प्रतिधन एक होगा या प्रत्येक होगा या प्रत्येक होगा या प्रत्येक होगा, बताइएगा। ये प्रश्न देखिए काफी अच्छा हो जाएगा। तो आपको संधि में बता दें कि संधि के दोनों जब आप मतलब शब्द अलग करेंगे, जैसे प्रति है और एक आपने तो सुना नहीं है, प्रतिधन एक सुना है, तो ये दोनों शब्द संधि के दोनों शब्द जब आप अलग करेंगे तो उनके दोनों के अर्थ होते हैं। तो प्रतिधन एक जो होगा आपका प्रत्येक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिधन एक इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछ ले प्रत्येक में संधि कौन सी है, तो आपके स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यशोदा में संधि कौन सी होगी? यशोदा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? या धन दा होगा, यशा धन दा होगा या धनुदा होगा, बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो आप बताइएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका यशा धन दा होगा। क्या होगा? यशा धन दा होगा, ये विसर्ग हो जाएगा। देखिएगा यशा धन दा हो जाएगा तब आपका यशोदा होता है, ये विसर्ग लगेगा। तो यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, यशा धन दा यशोदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यशोदा में संधि पूछ ले तो विसर्ग संधि का उदाहरण आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उज्ज्वल में संधि है। प्रश्न देखो, यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं उज्ज्वल से और तीनों आपको करवाने वाले हैं, क्योंकि 10 साल के पेपर में 3 ही प्रश्न पूछे गए और 3 बार पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन 30 बार पूछे गए हैं। अब कह दो जब बुक से आप पढ़ोगे बार बार रिपीटेशन मिलेगा और बुक से आप इतना पढ़ोगे, मतलब कम समय में ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब उज्ज्वल जो है
तो देखिएगा ये उज्ज्वल आपसे पूछा जाए शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो उज्ज्वल ये शुद्ध रूप लिखा है, इसमें दोनों झा आपके आधे होते हैं। उज्ज्वल में संधि पूछ ले तो आपकी व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है सर? व्यंजन संधि होती है। उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा होता है सर? उत उपसर्ग होता है। क्या होता है? उत उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल में व्यंजन संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चौराहा में समास है। समास का अर्थ पूछे सर, समास क्या होता है? अभी हमने बताया था संधि जो होता है वह वर्णों का मेल होता है, जबकि समास जो होगा वह शब्दों का मेल होगा। लेकिन चौराहा में कौन सा समास होगा? तो चौराहा, सप्ताह, सप्तऋषि ये कुछ पूछ ले तो अगर पहला शब्द संख्या में मिल जाए तो वह द्विगु समास होगा। पहला शब्द संख्या में मिल जाए द्विगु समास होगा। आपके एग्जाम में प्रश्न बना है समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ संक्षेप होता है, संक्षेपीकरण। दोनों ऑप्शन में मिल सकता है, तो संक्षेप मिले संक्षेप लगा देना, संक्षेपीकरण मिले संक्षेपीकरण लगा देना, और चौराहा पूछ ले तो द्विगु समास का आपका उदाहरण हो जाता है। अगर नवग्रह पूछ ले तो सर क्या हो जाएगा? द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। शताब्दी पूछ ले द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तो अगर पहला शब्द संख्या में मिल जाए तो द्विगु समास आप लगा के चले आइएगा। दूध रोटी में कौन सा समास है? दूध रोटी में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? बताइएगा दूध रोटी में समास कौन सा है? जैसे दूध रोटी मतलब इसमें क्या लिख रहा है? हाइपन बीच में लगा हुआ है, तो दूध रोटी, माता पिता, भाई बहन, कुछ इस तरह अगर आपको मिल रहा है तो आप क्या लगाओगे? द्वंद्व समास लगाओगे। कौन सा उदाहरण लगाओगे? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी लगा देना, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा ऐसा समास जो तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए। देखिएगा जो मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो करके कोई तीसरा अर्थ दे रहा हो, ऐसा समास क्या होगा? जैसे आपके मतलब मिलता है त्रिलोचन, गजानन या चतुर्भुज या चतुर्मुख, ऐसे अगर मिल जाए तो अर्थात तीसरा अर्थ दे रहा हो, जैसे पीतांबर अर्थात पीला है अंबर जिसका, तो ये सभी क्या होते हैं सर? जो तीसरा अर्थ देते हैं या तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं वह क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण आपके हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, सप्ताह में समास है। अभी देखिएगा हमने क्या बताया था कि संख्या में मिल जाए, तो संख्या वाले भैया कहाँ हमने बताया था? द्विगु पे चले जाओ, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यथाशक्ति में समास है। देखिएगा समास से हमने 6 प्रश्न लिए हैं और 6 से आपको बता रहे हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से बन जाएगा। अब यथाशक्ति में समास क्या है कि समास जो होता है कि यथाशक्ति पूछा जा रहा है, तो सर शक्ति के अनुसार, तो शक्ति के अनुसार मतलब यथाशक्ति अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास की ट्रिक नोट कर लो, क्या होगा? मतलब ये जो होंगे न पुल्लिंग होंगे न स्त्रीलिंग समास होगा। अब यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। आपके पूछा जाए आमरण में कौन सा समास है या आजन्म में कौन सा समास है, तो इसमें भी अव्ययी भाव समास होता है जो आपके एंट्रेंस में आप प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में बता ही दिया गया, अव्ययी भाव समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोगग्रस्त शब्द में समास है। रोगग्रस्त में समास है, बताइएगा तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो होगा ना द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास उपमान उपमेय वाला समास होता है, विशेषण विशेष्य वाला समास होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है सर? पहला पद उपसर्ग हो जाता है, सर आजन्म हो जाए, जैसे क्या प्रत्येक हो जाए, और इसी तरह आपके क्या हो जाएंगे, आपके जो होंगे ये आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो जाएंगे। लेकिन ये क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त आपका रोग से ग्रस्त अर्थात करण तत्पुरुष का उदाहरण आपका हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका करण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइए अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा। अलंकार शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। आधे से ज्यादा हिंदी को कंप्लीट कर चुके हैं अभी हमने 50 क्वेश्चन में, और 50 क्वेश्चन देख रहे हैं आप, जब देखेंगे हाँ कि हिंदी ऐसी आती है। अब अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा, आभूषण होगा, मनोहर होगा, आकलन होगा या अभिमान होगा? बताइएगा
तो अलंकार शब्द का आपका अर्थ ही क्या हो जाएगा, आभूषण। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलोचना शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। आलोचना शब्द का पर्यायवाची सुलोचना होगा, विवाद होगा, समीक्षा होगा या बाध्यता होगा। तो समीक्षा, आलोचना का क्या होगा, समीक्षा आपका पर्यायवाची हो जाता है। आलोचना अर्थात समीक्षा, तो ये पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ दे रहे हैं, तो समान अर्थ देंगे तो क्या है, समीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिव का अर्थ नहीं है बताइएगा, शिव का अर्थ नहीं है। महादेव, पशुपति, चक्रपाणि या शंकर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तीनों प्रश्न हमने इसमें 4 से 5 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि चारों प्रश्न पूछे जा चुके थे। तो शिव का अर्थ नहीं है महादेव, पशुपति या चक्रपाणि या शंकर। तो 54 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा, तो चक्रपाणि हो जाएगा। चक्रपाणि किसका अर्थ होगा, सर विष्णु को कहते हैं। चक्र कौन धारण करते हैं, विष्णु धारण करते हैं। कहीं कहीं आपको कृष्ण भी मिल जाता है, क्योंकि चक्र वो भी धारण कर लेते थे। तो चक्रपाणि अलग हो जाएगा। महादेव जो पूछा जाए शिव का पर्यायवाची हो जाएगा, पशुपति शिव का अर्थ होता है, शंकर शिव का अर्थ होता है। अब आपको कंटेंट अगर इतनी दूर तक आए हो, इतनी क्लास देखे हो, अच्छा लग रहा हो, तो शेयर का ऑप्शन हो आपके में, शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के पास क्लास पहुंच सके जो लोग अभी सर्च कर रहे हैं। शायद हम सर्च में उनके ना पहुंच पा रहे हो, हम उनके पास ना पहुंच पाए, तो आपके माध्यम से आप कुछ तो भला कर दो, क्योंकि मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी कर रहे हैं। सफलता आपके शिखर पर आपको पहुंचाने का वादा है हमारा, और आपको कंटेंट बेस्ट प्रोवाइड करवाना है। 7 दिन में आपको बता दें, चलो एक बेसिक मेन पॉइंट बता देते हैं कि 7 दिन में 7 क्लास मिलेंगी और प्रीवियस ईयर मिलेंगी। पूरा प्रीवियस ईयर आपको 1 शॉर्ट वीडियो में दिया जा रहा है। तो आदित्य का अर्थ बता दो, नहीं है बताइएगा। आदित्य का अर्थ नहीं है, दीपक है, दिवाकर है, भास्कर है, दिनकर है बताइएगा। 55 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा आपका हो जाएगा। तो आदित्य का अर्थ दिवाकर भी होता है सर, भास्कर भी होता है, दिनकर भी होता है, जबकि आपका क्या होगा, दीपक नहीं होगा। दीपक आपका आदित्य का अर्थ नहीं होगा, जबकि आपके तीनों आपके दीपक जो है आदित्य के अर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शत्रुता का विलोम शब्द पूछा है। विलोम शब्द क्या होता है सर, उल्टा अर्थ देते हैं। तो शत्रुता का विलोम पूछा जा रहा है, मित्र होगा, मित्रता होगा, आशंकित होगा या व्यस्त होगा। 56 का उत्तर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा। तो शत्रुता का विलोम आपका मित्रता होता है। क्या होता है, शत्रुता का विलोम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा। अतिवृष्टि, वृष्टि मतलब क्या होता है सर, वर्षा होता है। अति मतलब अधिक वर्षा होता है, अधिक वर्षा। तो अधिक वर्षा मतलब क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, कुछ नहीं वर्षा अर्थात कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अकाल नहीं होगा, तूफान नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। जो लोग उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अवनी का विलोम क्या है। अवनी का विलोम पूछा गया, अंबर होगा, तारे होगा, समुद्र होगा या आपका पर्वत होगा। तो अवनी मतलब क्या हो जाएगा, अवनी मतलब क्या हो जाएगा, धरती मान लो। अवनी अंबर, तो अंबर आकाश होता है सर। अवनी का विलोम क्या हो जाएगा, आपका अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसका एक शब्द क्या होगा, स्कंदगुप्त या अजात शत्रु, अजानुबाहु या अजय बताइएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं। विद्वान कहेंगे, कुशा कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि कहेंगे या मंद बुद्धि कहेंगे। आप उत्तर दीजिएगा, कौन सा होगा। तो कुशाग्र बुद्धि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुश की नोक तीखी बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सही अर्थ का विकल्प का चुनाव करें। अब सही अर्थ आपको देना है, आपका कौन सा होगा सर। दिवा, और दिवा का अर्थ क्या होगा सर। दिवा का अर्थ की, दिवा का क्या होगा, दिन दीपक होगा, दिन रोग होगा या दिन रात होगा, दिन स्वप्न होगा। बताइएगा कौन सा उत्तर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दिवा का, इस दिवा का अर्थ आपका दिन हो जाता है, जबकि इस दिवा का अर्थ क्या हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। क्या होगा, इस दिवा का अर्थ पूछा जाए तो दीपक होगा, जबकि दिवा का अर्थ दिन होगा। ऑप्शन नंबर ए जो लोग उत्तर दिए, जो लोग सोचे वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, प्रति उपसर्ग से बना शब्द क्या होता है। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है सर, शब्दांश होते हैं, शब्द के पहले लगते हैं, शब्द के पहले लगते
लगते हैं और शब्दांश होते हैं। तो सर इसमें क्या होगा, कौन सा उपसर्ग नहीं है प्रति उपसर्ग, तो प्रतिधन कूल होता है सर, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। सर प्रतिधन सत होता है, प्रतिशत होता है, उपसर्ग लगा हुआ है। सर प्रतिधन एक होता है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन प्रशांत जो है इसमें आपका उपसर्ग का प्रयोग, प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन तो एक है लेकिन इस क्वेश्चन में हमने 4 प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के आखिरी में लगते हैं। तो ग्रामीण में आपको प्रत्यय बताना है। तो सर ग्राम एक शब्द होता है, क्या होता है सर, देख लो, ग्राम एक शब्द होता है जिसमें क्या होगा, इन प्रत्यय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रामीण आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग उत्तर दिए वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, सतर्क करना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। देखिएगा मुहावरे पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे बताइएगा कमर कसना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। जैसे आप सोचते हैं कमर कस ली, अब हम इस एग्जाम के लिए हमने कमर कस ली है, मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई करके रहेंगे, बीएड एंट्रेंस में हमें एक गवर्नमेंट सीट लेनी है। तो गवर्नमेंट सीट लेनी अर्थात आपने क्या कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। तो दृढ़ निश्चय ही आपका संकल्प है कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। तो दृढ़ निश्चय अर्थात कमर कस लिया मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है मांगना होगा, पछताना या दुखी होना, आस्तीन का सा। जैसे क्या कहते हैं, अवसर अगर आपके पास होता है, उस अवसर के गुजर जाने पर आप हाथ मलते रह जाएंगे। अर्थात बीएड एंट्रेंस आपका जो है, इसके बाद आपको एक अवसर मिला है कि आप या तो गवर्नमेंट कॉलेज ले लो या तो आप बीएड अच्छे से कर लो। लेकिन अगर आपको अवसर नहीं मिला, उसके बाद क्या होगा, हाथ मलते रह जाएंगे तो पछताना हो जाएगा। हाथ मलना क्या होगा, मांगना नहीं होगा, दुखी होना भी नहीं होगा, आस्तीन का सांप भी नहीं होगा। तो पछताना ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग अगर कंटिन्यू क्लासें देखिए और आपको पढ़ना है, ये सफलता अगर आपको मतलब सक्सेस पानी है तो सक्सेस आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। आपकी प्रिपरेशन में हम लोग बिल्कुल लगे हुए हैं पूरी तरीके से। आप हमारी तरफ से जितना कंटेंट हो सकता है आप कंटेंट ले सकते हैं और आप कमेंट कीजिए कि अगर कोई चीज़ आपको कोई कंटेंट की ज़रूरत है, हम बीएड एंट्रेंस का आपको उपलब्ध करवाएंगे। अब देखिएगा, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है, मतलब जो आप टाइम हमें दे रहे हैं ये सबसे बड़ा मूल्यवान होता है, बाकी कुछ नहीं। आप इधर से उधर चैनल पे भटके करेंगे, कंटेंट नहीं मिलेगा। लाइव वो लोग पढ़ाते हैं जो मतलब 30 क्वेश्चन ले आए, लाइव पढ़ा रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। आप अपना कंटेंट देखिए, पढ़िए, आप इसको यहाँ से आपको सारी चीज़ें आपको कम समय मतलब इसको आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। अब आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ पूछा जा रहा है, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, मनचाहा कार्य या पूरी तरह से कोई काम ना होना, गड़बड़ होना। बताइएगा 67 का उत्तर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा होगा, तो पूरी तरह कोई काम न होना। ऑप्शन नंबर सी आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ पूछा जा रहा है खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बताइएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तू डाल डाल मैं पात पात, तो अर्थात क्या हो जाएगा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परीक्षा में चोरी मत करो। तो परीक्षा में चोरी मत करो कौन सा वाक्य होगा, निषेधवाचक या प्रश्नवाचक बोधक होगा या अनुरोधवाचक होगा या अवधारण बोधक होगा। 69 का उत्तर दीजिएगा। तो निगेटिव है, मतलब चोरी मत करो, तो चोरी मत करो अर्थात निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आज वह आ सकता है। आज वह आ सकता है यह कैसा वाक्य है, अर्थात इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक या विस्मय बोधक। 70 का उत्तर दीजिएगा कौन सा हो जाएगा। तो आज वह आ सकता है अर्थात क्या लग रहा है, संदेह लग रहा है, तो संदेहवाचक वाक्य ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती। यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती किस प्रकार का वाक्य है, संदेहवाचक,
संकेतवाचक, संकेतवाचक या विस्मयबोधक या विधिबोधक बताइएगा। ये ऐसे प्रश्न आपको कई मिलेंगे, मतलब प्रश्न का स्वरूप बदल सकता है लेकिन उत्तर भी यही होंगे। इसी तरीके से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो मतलब ना होती तो नदियां सूख जाती, अर्थात क्या दे रहा है, एक संकेत दे रहा है, संकेतवाचक वाक्य आपका हो जाता। मतलब इसी तरह पूछा जाता कि राम ना पहुंचते तो क्या होता, बस छूट जाती। इस तरह प्रश्न आपका संकेत ही दिया जाएगा, संकेतवाचक आपका वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइएगा। पौराणिक होगा, पुराणिक होगा या पुराणिक होगा या पौराणिक होगा बताइएगा। शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी पूछी जाएगी तो पौराणिक आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है। उज्ज्वल का देखिएगा, अभी हमने वहां क्या बताया था, संधि बताई थी, व्यंजन संधि होती है। अब यहाँ पे उज्ज्वल में उपसर्ग पूछेगा तो उत लगा देना, उपसर्ग पूछे तो क्या लगाओगे, उत लगाओगे। गलत मत कर देना, एग्जाम में अब की बार भी प्रश्न आएगा क्योंकि हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है। उज्ज्वल का शुद्ध रूप पूछा जाए, उज्जाव होगा, उज्ज्वल होगा या उज्ज्वल होगा या उज्ज्वल होगा। 73 का उत्तर दीजिएगा। तो उज्ज्वल आपका दोनों जो आधे होते हैं शुद्ध रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो आप बताइएगा, शुद्ध वर्तनी छांटिए। अनुग्रहित होगा या अनुग्रहित होगा या आपके यूपी बीएड में 5 से 7 बार, मतलब आप जब देखेंगे जो हमने इस प्रश्नों को, इतने रिपीट प्रश्न हुए हैं कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब शुद्ध वर्तनी देखिएगा, अनुग्रहित होगा, अनुग्रहित होगा या अनुग्रहित होगा, अनुग्रहित होगा बताइएगा। 74 का उत्तर दीजिएगा। तो अनुग्रहित ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने उत्तर दिया वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुग्रहित इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। भक्तों की सेना जा रही है, भक्तों की मंडली जा रही है, भक्तों की टुकड़ी जा रही है या भक्तों की भीड़ जा रही, बताइएगा क्या हो जाएगा। भक्तों की क्या जाएगी, तो भक्तों की मतलब मंडली जाएगी या सेना जाएगी। तो सेना तो भाई नहीं होगा, टुकड़ी भी नहीं होगा और भीड़ भी नहीं होगा। तो भक्तों की क्या जा रही है, मंडली जा रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, इस वाक्य को शुद्ध करके आपको बताना है। अर्थात रेखा सुंदरतम गुणों से युक्त है, रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, रेखा अच्छी गुणों से युक्त है, रेखा गुणों से सुंदर है। बताइएगा कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। शांत रस को, हास्य रस को, करुण रस को या श्रृंगार रस को। सर्वश्रेष्ठ रस पूछा जा रहा है, किस रस को कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। रस कितने प्रकार के होते हैं सर, तो रस कुल कितने होते हैं सर, 9 होते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि भरत मुनि ने किस रस को रस की संज्ञा नहीं दी, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संज्ञा 8 होती है और उन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा एक शब्दा अलंकार नहीं है। कौन सा एक शब्दा अलंकार नहीं है। अनुप्रास अलंकार, एमक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, उपमा अलंकार। बताइएगा अलंकार कितने होते हैं सर। अलंकार के भेद 2 होते हैं, कहीं कहीं 2 मिलेगा और 3 भी मिल सकता है। सर 3 कौन होते हैं, तो नोट कर लो, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जब 3 होगा और 2 कैसे होते हैं सर, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आपको लगाना कितना है, अगर 2 3 दोनों ऑप्शन मिले तो 3 लगाइएगा, 3 आपका सही हो जाएगा। तो शब्दा अलंकार नहीं कौन सा है, इसमें आपको बताना, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, अर्था अलंकार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये वह पाए बहुराय वह खाए बहुराय। अर्थात इसका उत्तर पूछा जा रहा है कौन सा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। कनक कनक तो है, अर्थात एक कनक का अर्थ धतूरा है, एक कनक का अर्थ आपका सोना की बात की जा रही है। तो अनुप्रास अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा या वक्रोक्त अलंकार। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा कि आपका एमक अलंकार होता है। जहाँ आपके शब्द एक होते हैं, अर्थ 2 निकल रहे हो तो एमक अलंकार हो जाता है। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय व खाए बहुराय व पाए बहुराय, अर्थात यमक अलंकार जिन लोगों ने उत्तर दिया, और बिल्कुल नोट कर लीजिए एग्जाम में प्रश्न बनेगा, यमक अलंकार आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
आपकी स्क्रीन पर है, केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? अलंकार को, रस को, छंद को या वक्रोक्ति को? बताइएगा, किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है? काफी अच्छा प्रश्न आपका हो जाता है। तो अलंकार को ही क्या कहा है केशवदास ने? काव्य की आत्मा कहा है। अलंकार का अर्थ क्या होता है सर? आभूषण होता है, जो कि अभी हमने बता भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट स्टेप पर हम लोग चल रहे हैं। हिंदी पूरी लगभग कंप्लीट कर ली है, जो कुछ और क्वेश्चन बन रहे हैं देखिएगा। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अभी हमने आपको बताया था किस भाषा में, अवधी में होंगी। अमीर खुसरो को एग्जाम में आपके जीके में क्वेश्चन पूछा गया था कि तोते हिंद किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अब अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी में, ब्रजभाषा में या खड़ी बोली में या कन्नौजी में? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? तो 81 का उत्तर देखिएगा, अमीर खुसरो खड़ी बोली में ज़्यादातर रचनाएं आपको मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? कलम के सिपाही के लेखक पूछा जा रहा है। प्रेमचंद होंगे, अमृत राय होंगे, अमृतलाल नागर होंगे, कमलेश्वर होंगे? 82 का उत्तर आपको देना है, कौन सा आपका हो जाएगा? तो कलम के सिपाही जो हैं आपके अमृत राय, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है? युगवाणी जो है किस कवि का काव्य संग्रह है, यह पूछा जा रहा है। तो सुमित्रानंदन पंत का हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत का हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था चिदम्बरा के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था, सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। युगवाणी किसकी प्रसिद्ध कवि काव्य संग्रह हो जाती है? सुमित्रानंदन पंत की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने बताया कामायनी किसकी रचना हो जाती है? जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? रीतिकाल को, भक्ति काल को, आदिकाल को या आधुनिक काल को? बताइएगा, 84 का उत्तर दीजिएगा। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भक्ति काल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाओं से आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो रचनाओं का 20 से 22 मिनट का वीडियो एक रचनाओं का अपलोड है, काल से अपलोड है। जो काल होते हैं, रीतिकाल, भक्ति काल, उसे आप देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, कामायनी किसकी काव्य कृति है? बताइएगा, कामायनी अभी हमने बता भी रखा कि किसकी काव्य कृति हो जाती है। 85 का उत्तर दीजिएगा। तो कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की हो जाती है। किसकी हो जाती है? जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास। रामचरितमानस में कांड कितने? 7 कांड हैं। रामचरितमानस की भाषा किसमें? अवधी भाषा में है। ये 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये पूरे 86 क्वेश्चन हमने लिए थे, जो कि काफी मतलब मेहनत करने के बाद 24 घंटे लगातार इस प्रश्नों को देखने के बाद और 2 वर्ष के अनुभव के बाद इस क्लास को हमने प्रोवाइड करवाया। आप इस क्लास से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। और अगर आपको यहाँ तक अंत तक देखें तो हम आशा करते हैं कि आप में बेहतर ज्ञान की प्राप्ति होगी, मतलब समझ में आया होगा और समझ चुके होंगे हिंदी आपके बीएड एंट्रेंस में ऐसी आएगी। अब आप इसके बाद क्या करना है, आप जाइएगा प्रीवियस ईयर कोई उठा लीजिए, ना भी उठाइए, या कहीं कोई अगर वेबसाइट पे करवा रहा है तो प्रीवियस ईयर कीजिएगा। हम आशा करते हैं हिंदी के अधिकांश प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो उस टॉपिक को आप सर्च कीजिए और पढ़ डालिए। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संपूर्ण तैयारी अगर बीएड की करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो दूसरे के माध्यम से मिली है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके और दूसरों के पास ये बेनिफिट जरूर पहुँचाइए, ताकि दूसरों का भी लाभ हो सके और आप भी गवर्नमेंट कॉलेज के सपने को साकार कर सकें। और हम दोनों मिलकर, हम सब मिलकर इस गवर्नमेंट कॉलेज और एक बीएड एंट्रेंस में एक नया परचम लहराना है। तो अभी तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।